नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार यानी 13 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के चुनाव के लिए होगी और उसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और निर्देशन पत्र के साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उम्मीदवार पदाधिकारी या सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया पालन न करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और उसके बाद कांग्रेस ने देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, कल का दिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस की तरफ से याचिका लगाई गई है पंचायत चुनाव को टालने के लिए, उस पर सुनवाई होनी है, तो वहीं पंचायत चुनाव के पहले चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी कल से ही शुरू होने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल से पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल कुछ देर में या कल सुबह तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच में कल दो बड़े याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चूँकि 11 तारीख को वो उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया और कल 13 दिसंबर है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जया ठाकुर और सैयद जाफर 2 पिटिशनर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। लेकिन इसके पहले पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रिया लगातार जारी है। कल पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल होंगे, उसके बाद दूसरे चरण के नामांकन दाखिल होंगे, फिर तीसरे चरण के नामांकन दाखिल होंगे। लेकिन जो 2 याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी अपनी याचिका लगाई हुई है। फिलहाल कल उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और कल ये तस्वीर साफ होगी कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां जारी रखी हुई हैं। दरअसल सैयद जाफर और जया ठाकुर 2 पिटिशनर ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की थी कि मध्य प्रदेश की सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग रोटेशन प्रणाली को पालन नहीं कर रहा है और उसके बिना चुनाव कराए जा रहे हैं और 7 साल पुराने आरक्षण पर चुनाव कराए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। चूँकि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं या पंचायत चुनाव में दिलचस्पी लेने वाले नेता हैं जो इस इंतज़ार में थे कि 7 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो उस वक्त आरक्षण होगा और रोटेशन होगा और रोटेशन के आधार पर चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस बात से नाराज़गी जिन लोगों को है वो कोर्ट चले गए हैं। हाई कोर्ट में भी इसकी याचिका लगी हुई थी और हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि वो पंचायत चुनाव पर किसी तरीके का बैन या पाबंदी नहीं लगाएंगे। पंचायत चुनाव चलते रहेंगे, उसकी सुनवाई आगे होगी। लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे 2 नाराज़ याचिकाकर्ता थे जिन्होंने इस फैसले, हाईकोर्ट के इस फैसले की आशंका के चलते 7 दिसंबर को ही अपनी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी और उसी मामले पर सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी। लेकिन 11 दिसंबर को चूंकि सुप्रीम कोर्ट व्यस्त था दूसरे केसेस में, तो उसने 13 दिसंबर की डेट दी है और कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। कल लगभग दोपहर 12 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना वर्डिक्ट देता है इस मामले पर, पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला देता है। सीधे तौर पर जो याचिकाकर्ताओं की नाराज़गी थी वो रोटेशन फॉर्मेट को पालन नहीं करने को लेकर थी।
बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार पर कि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव ना हो, उस पर किसी तरीके से ब्रेक लग जाए, इसलिए ही रोटेशन के फॉर्मेट को 2021 के पंचायत चुनाव में लागू नहीं किया गया, जबकि जिला पंचायत के अध्यक्षों के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण होना है। इसी बात की नाराजगी को लेकर दोनों ही याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट गया, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी कल जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या कुछ वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तो जो कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए, क्या वो भी रोक दी जाएगी? बिल्कुल ऐसी पूरी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फैसला देता है तो आगे की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे कल से वो शुरू हो चुकी हैं, उस पर ब्रेक लग जाएगा और आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो होल्ड हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कल 11 से 12 बजे के बीच में हियरिंग है और वो हियरिंग कितने देर चलती है, चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ओबीसी आरक्षण दिए जाने को लेकर भी एक बड़ा मामला है और उसकी भी सुनवाई होनी है। दोनों ही मामलों पर कोर्ट साथ ही साथ सुनवाई करेगी, तो ये भी है कि लंच के बाद भी इस मामले पर फैसला आ सकता है। लेकिन फैसला क्या आएगा ये कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। सबकी नजरें टिकी हुई है, देखने वाली बात होगी कल सुनवाई में क्या कुछ होता है और फिर रिजल्ट क्या कुछ आता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा होंगे तो वहीं खंडवा के नए कलेक्टर अब अनूप कुमार सिंह होंगे। अनय द्विवेदी एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बनाए गए हैं। एक बड़ा फेरबदल किया गया है और वहीं जो छतरपुर कलेक्टर थे शैलेंद्र सिंह, उन्हें हटा दिया गया है। अब संदीप जीआर छतरपुर के नए कलेक्टर होंगे। जबलपुर नगर कमिश्नर है संदीप जीआर और अब उन्हें छतरपुर का जिम्मा सौंपा गया है। और आईपीएस योगेश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के वो ओएसडी होंगे। आपको बता दें छतरपुर सागर एसपी और भोपाल आईजी रह चुके हैं योगेश चौधरी और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगेश चौधरी सीएम के नए ओएसडी होंगे। इससे पहले कई बड़े पदों पर वो रह चुके हैं और अनय द्विवेदी को अब पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का एमडी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है मध्य प्रदेश में। देखिए, जो कलेक्टर हटाए गए हैं तीनों कलेक्टर को लेकर पिछले कई समय से ये चर्चा थी कि इनको हटाया जाएगा, जिसमें शैलेंद्र सिंह को लेकर काफी चर्चा पिछले दिनों हुई थी जब बीजेपी के ही विधायक ने उनके खिलाफ धरना दिया था उनके बंगले के बाहर, और उसके बाद से ये चर्चा थी। और आज शैलेंद्र सिंह को हटाकर संदीप जीआर जो नगर निगम कमिश्नर जबलपुर है उनको छतरपुर का कलेक्टर बनाया गया है। अनय द्विवेदी को लेकर भी पिछले दिनों विवाद हुआ था खंडवा में, और खंडवा में वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो है ये उम्मीदें थी कि उनको हटाया जाएगा। आज उनको भी हटा दिया गया है और इसके साथ ही सतना के कलेक्टर को भी हटाया गया, क्योंकि सतना में भी चुनाव था रैगांव में बीजेपी को हार मिली। ऐसी स्थिति में पहले से उम्मीद थी कि सतना कलेक्टर की को भी हटाएगी सरकार, और आज ये बड़ा फेरबदल हुआ है। सतना कलेक्टर, छतरपुर कलेक्टर और खंडवा कलेक्टरों को हटाकर नई पदस्थापना हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में योगेश चौधरी को भी जो है पदस्थ किया गया है, जो बड़े ईमानदार अफसर है और उनको मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। जी शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। आगामी पंचायत चुनाव और बीजेपी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ग्रामीण मंडलों की बैठक हुई और प्रदेश भर में 1170 भाजपा मंडलों पर एक साथ कार्य समिति की बैठक की गई। ऐसी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भाजपा करोंद मंडल कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भूत विस्तारक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। दूसरी ओर इंदौर ग्रामीण के 15 मंडलों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर ने मंडल पदाधिकारियों और अध्यक्षों के साथ प्रदेश संगठन से जारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। तीसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हट्टा पहुंचे और भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं से भाजपा संगठन और जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद वो मंगरोल में बटियागढ़ मंडल की कार्य समिति की बैठक के अलावा छतरपुर जिले के बक्सवाहा में भी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए।
गुना में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इस दौरान तोमर ने बिना नाम लिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे देश से बाहर देश का पैसा लेकर भागने वाले कारोबारियों पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि देश का पैसा लेकर जो लोग बाहर गए हैं उन्हें कानून सजा देगा, वो कानून से बच नहीं सकते। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इसी योजना की शुभारंभ की है आज, और इस कार्यक्रम के देश के करीब 3 दर्जन शहरों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें से मध्य प्रदेश में एकमात्र कार्यक्रम गुना जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल रहे। सरकार और रिजर्व बैंक की योजना है, उसके परिणाम स्वरूप जो 1 लाख रुपया बंद होने वाली बैंक जो लिक्विडेशन में चली जाती थी उसमें लोगों को मिलता था, आज मोदी जी ने उसको 5 लाख रुपया कर दिया है और उसी का वितरण आज देश के 18 जिलों में किया जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के साथ ही अब बैठकों का भी दौर भी शुरू हो गया है। रविवार को इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि अब तक इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, जिसमें करीब 15 दिनों का वक्त लग सकता है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी और सुरक्षा बल मांगे गए हैं। इसके अलावा नए पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना भी की जानी है, साथ ही न्यायालयिक प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण भी दिया जाना है, लिहाजा इसमें वक्त लग सकता है। वहीं पहले पुलिस कमिश्नर मिश्र ने कहा कि नई व्यवस्था को लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस दौरान जनता को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस और ज्यादा मुस्तैदी के साथ निपटेगी। चूंकि पुलिस की पूरी तरीके से प्रक्रिया इसमें स्थापित होने में, कार्यालयों को स्थापित होने में थोड़ा सा वक्त अभी लग रहा है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित नहीं है। इसे प्रशिक्षण करने से लेकर के संसाधनों को जुटाने तक में पुलिस लगातार प्रयासरत है। आने वाले दिनों में जब तक ये शुरू होता है तब तक चूंकि समानांतर वहां पर ये प्रक्रिया हो सकती है, तो आने वाले दिनों में वहां चलेगी, लेकिन रिसोर्सेज और बाकी चीजों के होते ही फिर पुलिस इन सारे बिंदुओं पर काम करना शुरू कर देगी। भोपाल के कस्तूरबा नगर में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार 24 घंटों बाद नीचे उतर आया है। पुलिस और प्रशासन की कोशिशों के बाद पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार नीचे उतरा। दरअसल भोजपुर रायसेन निवासी रितेश गोस्वामी, पत्नी सीमा और 3 बच्चों के साथ गोविंदपुरा स्थित कस्तूरबा नगर की पानी की टंकी पर कल शाम करीब 5:15 बजे चढ़ गए थे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिवार को उतरने के लिए आग्रह भी किया, लेकिन वो नहीं उतरे। रितेश लगातार अपनी जमीन से कब्जा हटाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद रितेश ने मीडिया को बताया कि उसकी मांगों पर कार्रवाई होगी, इसलिए वो नीचे उतरा है। बता दें कि 3 महीने पहले भी रितेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ होशंगाबाद रोड से दानिश कुंज की पानी की टंकी पर चढ़ गया था। अभी आश्वासन ये मिला है, भदौरिया जी ने तो हमें पहले भी उतारा था, और यहाँ तो पूरी हेल्प होती है भोपाल में हमारी, और जब भी आते हैं पूरी हेल्प होती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भोपाल से जो रायसेन जिला लगता है वहाँ हमारी पुलिस से कोई हेल्प नहीं होती। शहीद जितेंद्र लोगों की आंखों को नम कर आज हमेशा के लिए हमसे विदा हो गए। जितेंद्र तमिलनाडु के कन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत के साथ हादसे का शिकार हो गए थे। आज उनके पार्थिव शरीर को पहले भोपाल लाया गया और फिर सीहोर में पैतृक गांव धामंदा लाया गया, जहां नम आंखों से परिवार के साथ जन सैलाब ने उन्हें अंतिम विदाई दी। एमपी के लाल और शहीद जितेंद्र लोगों की आंखों को नम कर आज हमेशा के लिए विदा हो गए। जितेंद्र तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हो गए थे। उनका आज पार्थिव शरीर विशेष विमान से राजधानी भोपाल लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और रामेश्वर शर्मा समेत आला अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें नमन करने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और वीर सपूत को सैल्यूट किया।
हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद जितेंद्र सिंह का सीहोर में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पैतृक गांव धामंदा में हजारों लोगों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय के नारे के साथ पूरे रास्ते लोगों ने शहीद जितेंद्र को सलाम किया। तिरंगा लेकर लोग वाहन के पीछे पीछे पूरे रास्ते नजर आए। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान किया। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल का नामकरण करने की भी घोषणा की। इतना ही नहीं, गांव में नायक जितेंद्र की प्रतिमा भी लगाने की सीएम ने घोषणा की है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। बेटी सुनीता को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। यहाँ के विद्यालय का नाम भी अमर शहीद जितेंद्र खाती विद्यालय रखा जाएगा। अंतिम यात्रा पर जितेंद्र चले गए हैं, लेकिन अपनी यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। उनकी आखिरी विदाई में लोगों का हुजूम उनके प्रति सम्मान और प्यार को दिखाता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि शहीद मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आइए देखते हैं बिग न्यूज। 13 दिसंबर को पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और इसको देखते हुए काशी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। कल अर्धचंद्राकार गंगा घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही श्रीनगर स्थित पीडीपी के कार्यालय को भी पुलिस ने सील कर दिया है। 12 दिसंबर को पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होने वाला था। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ये सख्ती दिखाई है। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है। वहीं हिंदुत्ववादियों पर प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। महाराष्ट्र के नागपुर में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। संक्रमित व्यक्ति पिछले रविवार को दक्षिण अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से आया है। वहीं देश में अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 37 हो गई है। सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी प्रशासन ने तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार करार दिया। साथ ही सरकार ने जमात के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों को खाली करने का भी आदेश दे दिया है। और आइए कुछ दूसरी खबरें देखते हैं। बड़ी खबर आपको खरगोन से बता दें। खरगोन में फर्जी तरीके से लोन दिलाने के नाम पर दलालों के कई गिरोह सक्रिय हैं। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग बैंकों से लोन निकालकर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। गोगावा के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में साल 2012 से 16 के बीच 54 खातेदारों ने एक साथ कई बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन निकाल लिए। बाद में लोन जमा नहीं किया। बैंक की जांच में करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ में आया। बैंक प्रबंधक ने इसकी शिकायत गोगावा थाने सहित एसपी से भी की है। डिफॉल्टर खातेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिए गए हैं। कई आरोपियों ने स्थानीय बैंक के अलावा अन्य ब्रांचों से भी लोन निकाले हैं। बहुत सारे गांव है हमारे पास, लेकिन जो सर्वप्रथम ज्यादा गांव आ रहे हैं, बिटनेरा का है, रेगांव का है, बलखड़िया है, खुड़गांव है, सुरपाला है और अपना बिलखेड़ खुर्द है। इन गांव किसानों के द्वारा फर्जी ऋण लिए गए हैं। थाना गोगांव में भी सूचना दी गई है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने शिकायत दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से लोन उन्होंने प्राप्त किए हैं। जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी दस्तावेज हैं बैंक उनसे प्राप्त करने के लिए बताया गया। उसके बाद ही हम इसके कुछ निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे। नीमच के जयप्रकाश नगर में शनिवार शाम को एक दंपति की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति पत्नी की संदिग्ध हालत में शव मिले हैं।
पत्नी का शव जमीन पर पड़ा मिला तो पति का शव दूसरे कमरे में पंखे से लटका मिला है। मामले में प्रारंभिक रूप से आशंका जताई जा रही है कि पति ने पहले पत्नी का गला दबाकर हत्या की होगी, बाद में खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी होगी। हालांकि जीरन पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई पता चलेगी। घटनास्थल पर सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक के दोनों बच्चों और आसपास के लोगों ने बताया कि पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और पति बेरोजगार था। दोनों प्रकरणों में मर्ग कायम कर लिया गया है। अभी प्रारंभिक मेडिकल और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि दोनों की मृत्यु अलग अलग ढंग से कैसे हुई है। पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं उसके आधार पर पूर्ण जांच की जाएगी और जांच में यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कटनी के बरही इलाके के झिरिया गांव में 2 शावक के मौजूद होने से पूरा गांव दहशत में है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने बताया कि दोनों शावक की उम्र लगभग 2 से 3 महीने की है, जो एक किसान के घर के बाड़ी में डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग की टीम ने बांधवगढ़ रेस्क्यू टीम को सूचना दी। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग और पुलिस की टीम गाँव में ही बनी हुई है। सवेरे 8 बजे सूचना मिली थी टाइगर के 2 बच्चे हैं। अपन वहाँ पे आए, हमारी ड्यूटी थी सुरक्षा दिलाने और वरिष्ठ को अपन ने सूचित कर दिया है। और जब तक वरिष्ठ अधिकारी लोग नहीं आते तब तक हम लोग चारों पूरे विभाग के पुलिस के और फॉरेस्ट के सभी देख रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते बात करेंगे नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट की, जिसका आयोजन IBC 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21,000 का इनाम भी दिया जाएगा। 13 दिसंबर के क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जगदलपुर में शशि, महासमुंद में भूपेंद्र और राजनांदगांव में संजय जी को दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।